नमस्कार दोस्तों, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल आई वुड लाइक टू से यू थैंक्स दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल very speedily. Whatever I was expecting from my subscribers, much more than I am getting. बाकी ना तो मैंने एक मेरे ख्याल में मंथ हो गया शायद ऑलमोस्ट की वीडियो मैंने पोस्ट नहीं की है। कुछ समर वेकेशंस के कारण थोड़ा इंगेज चल रहा था, कुछ काम का लोड था ज़्यादा। मतलब आज का जो हमारा मुद्दा है वो है प्रॉपर्टी के राइट्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ द ओनर। किस किस को कितने ट्रांसफ़र होते हैं। लोग बहुत सारी क्वेरीज मुझे आ रही हैं, बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देता हूँ इसके ऊपर। इसमें आपको वो पॉइंट्स क्लियर करूँगा मैं जो कि ज़्यादातर आपको क्लैरिफाई होते नहीं हैं, ना तो गूगल से होते हैं वो, ना किसी से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन लेते हो, ना वो आपको बताता है या उसको पता नहीं होता, ना आपको यूट्यूब वगैरह से ज़्यादातर मिल पाएंगे। कुछ स्पेसिफिक वीडियोस होंगे जो इन मैटर्स के ऊपर आपको बताया होगा। जिन्होंने कोई भी इंसान जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो दूसरी शादी जब करता है, वो लेडी जो उसकी सेकंड वाइफ है, किस केस में वो प्रॉपर्टी की हकदार हो सकती है, या दूसरी शादी से जो संतान पैदा हुई है वो बच्चे किन सिचुएशंस में प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक जता सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1955 हम एक शादी कर सकते हैं, जो एक्सेप्ट मुस्लिम कम्युनिटी या कुछ पारसी में होंगे या गोवा वगैरह में, उस साइड का आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदू या कोई भी दूसरे रिलीजन्स हो एक्सेप्ट मुस्लिम, उनको सिर्फ एक शादी की इजाज़त देता है। हम लोग कानूनी तौर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक शादी कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ वाइफ इंसान दूसरी शादी कर सकता है। दूसरी की बाई चांस लीगली डाइवोर्स होता है या मृत्यु होती है तो वो तीसरी कर सकता है। उसके ऊपर हमारे कानून में कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो कितनी शादियां कर सकता है। अगर उसकी वाइफ की डेथ होती है या वो कानूनी तौर के ऊपर डाइवोर्स लेता है तो उसके बाद में हमारे कानून में ये कोई धारा नहीं है कि भाई वो 10 शादियाँ कर सकता है, 5 कर सकता है या 15 कर सकता है। लेकिन वो एक बीवी के जिंदा होते हुए और तलाक लिए बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो दूसरी शादी करता है तो वो इल्लीगल मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। अब आते हैं कुछ मुद्दों के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ के मुद्दों के ऊपर। टेक्निकली जो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए उन मुद्दों के ऊपर। ब्रदर, एक सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल पर्सन है ए पर्सन अपनी बीवी को तलाक दिए बगैर वो सपोज करो दूसरी शादी करता है। पहली बात तो ये बात ध्यान से सुनने वाली है। पहली बात तो वो दूसरी शादी लीगली नहीं कर सकता। चोरी छुपे ये वो जैसे भी अगर वो किसी दूसरे के साथ में रहता है, वो अपनी रजामंदी के साथ में। आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ ब्रदर यहीं पे, क्योंकि ये साथ में ही कनेक्टेड पॉइंट्स है कि एक इंसान लीगली एक्स से मैरिड है, उसके साथ मैरिड है, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी के वैलिड रहते हुए वो किसी और औरत के साथ में रहना शुरू करता है म्यूचुअल कंसेंट के साथ। वो लेडी भी उसके साथ रहना चाहती है और वो इंसान भी उसके साथ रहना चाहता है, तो उसको कानून की कोई भी धारा, उनको इल्लीगल कोई भी एक्ट नहीं आता। इसके ऊपर किसी भी इल्लीगल एक्ट में ये नहीं आते हैं, पहली बात। नंबर 2, ये 1 बाय 1 आप समझते जाइए, सुनते जाइए। मैं इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके कुछ नहीं कहने वाला। जो बातें कहूँगा आप ध्यान से सुनते जाना, उसको समझने की कोशिश करना।
एक्स बंदे की बीवी आराम से अपने घर पे रह रही है, पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, पति किसी दूसरी औरत के साथ में रहना शुरू कर देता है। एक तरह से वो वैलिड मैरिज तो नहीं है, ये तो कंफर्म है, लेकिन वो एज ए उसके खर्चे उठाता है या उसके साथ रहता है, एक तरह से वो मियाँ बीवी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। और उनके अगर औलाद होती है, ध्यान से सुनना मेरे पॉइंट को, दूसरी शादी की नहीं उसने, लेकिन उससे अगर औलाद हुई तो उस औलाद के राइट्स उस इंसान की प्रॉपर्टीज़ में क्या होंगे, ये ध्यान से सुनने वाली बात है। राम ने दूसरी शादी कर ली। राम की पहली शादी से जो उसकी बीवी उसके घर में रह रही है, उसकी शादी से उसको 2 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल। अब वो किसी से उसने रहना शुरू कर दिया और उससे भी उसको 1 बच्चा पैदा हुआ। राम की डेथ होती है विदाउट विल अगर उसकी डेथ हो जाती है, कोई भी वसीयत किए बगैर, तो भारत का कानून ये कहता है जैसे वो 2 बच्चे जो उसकी पहली शादी से हैं वो उसकी प्रॉपर्टी में हकदार हैं, सेम टू सेम राइट्स ट्रांसफ़र होते हैं जो शादी उसने नहीं की लेकिन उससे उसका बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का भी बराबर का हक जाएगा। राम की अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी से, अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी से। अगर उसने वसीयत नहीं की है, अगर उसने वसीयत कर दी कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो कानून ये कहता है कि अगर मैंने सपोज करो प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो मुझे पूरा हक है, मैं अपने किसी बच्चे को दूं, किसी को ना दूं, किसी तीसरे बंदे को दूं या सारी अपनी वाइफ को दे जाऊं या किसी को दान कर दूं, मुझे पूरे राइट्स हैं। मुझे कोई बाउंड नहीं कर सकता कि मैं आपकी औलाद हूं तो मुझे हिस्सा चाहिए, इसके लिए मुझे कोई बाउंड नहीं कर सकता। ये बात आपको क्लियर हो गई कि दूसरी शादी उसने इल्लीगल मैरिज है उसकी, वो लिव इन रिलेशन में रह रहा है या जिस तरीके से भी वो अपने म्यूचुअल कंसेंट के साथ रह रहे हैं, अगर उनसे औलाद पैदा होती है तो कानून ये कहता है कि इसमें औलाद का कोई कसूर नहीं है, वो क्यों सफ़र करे। वो प्रॉपर्टी ओनर की मृत्यु अगर बगैर वसीयत के होती है तो उसके पास में पूरा हक है, वो बराबर का अपना हिस्सा जैसे सबको मिलना है, वो अपना हिस्सा बाय कोर्ट या म्यूचुअल कंसेंट के साथ में लेने का पूरा हकदार है। अब आते हैं, ये तो हो गई बच्चे की बात, पहली बीवी से उसको 2 बच्चे, वो तो लेंगे ही लेंगे। अब ये तीसरा बच्चा जो उसका बाहर कहीं से XYZ रिलेशनशिप से जो बच्चा का बर्थ हुआ, तो वो भी बराबर का हिस्सा लेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं जो पैतृक संपत्ति होती है, यानी कि जिसने शादी की है उसके बाप से उसको प्रॉपर्टी मिली हो, उसके दादा से उसको कोई हिस्सा आया हो, तो वो पैतृक संपत्ति का हिस्सा भी जो दूसरी मैरिज हुई है, उसकी दूसरी शादी हुई है, उससे जो औलाद पैदा हुई है, उसको भी बराबर का हिस्सा जाएगा। अगर उस प्रॉपर्टी ओनर को अपनी पैतृक यानी कि इनहेरिटेंस राइट ट्रांसफ़र हुए हैं, प्रॉपर्टी कोई मिली है, तो उसमें से भी जैसे ये बच्चों को जाएगा वैसे उस बच्चे को भी जाएगा। वो बाय कोर्ट भी अपना हिस्सा ले सकता है, उसके पास में पूरा हक है, कानून उसको पूरा हक देता है कि उसका कोई कसूर नहीं है। अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करनी है तो जो पिता है उसको प्रॉपर्टी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। पिता अगर चाहे मेरी अपनी प्रॉपर्टी हो, सपोज करो मैं अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी किसी एक्स औलाद को देना चाहता हूँ, वाई को नहीं देना चाहता, वो मेरी अपनी रजामंदी है। लेकिन अगर मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है, मेरा उसके ऊपर खुद अपनी तरफ से मैं डिसाइड नहीं कर सकता मैं किसको उसमें से हिस्सा दूंगा, किसको नहीं दूंगा। उसमें बराबर का हिस्सा जाएगा किसको, जो दूसरे का बच्चा है उसको भी और पहली वाली के बच्चों को भी। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब दूसरा मुद्दा, दूसरा पॉइंट जो मेजर पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ
वो ये है कि जैसे सपोज करो बगैर वसीयत के, सेम एग्जाम्पल सेम है, एक्स बंदे ने के 2 बच्चे हैं, एक वाइफ घर पे रहती है, उसने बाहर अपना कोई रिलेशनशिप हुआ, उसका लिविंग रिलेशन में बाहर रहा, वहाँ से कोई औलाद पैदा हुई, उसके ऊपर सारा मैंने बता दिया है। अब आते हैं जो बाहर उसने शादी की है या लिविंग रिलेशन में रह रहा है या कोई कमिटेड रिलेशन में रह रहा है, अगर वो कल को चैलेंज करती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, लेकिन पहले वाली वाइफ से डाइवोर्स नहीं हुआ और बंदे की डेथ हो गई बगैर वसीयत किए हुए, जो पहली वाइफ है वो पूरा प्रॉपर्टी को चैलेंज कर सकती है। पूरी प्रॉपर्टी की अगर वसीयत नहीं हुई है, ध्यान से सुनिए, एक बंदे की पहली बीवी, ये दूसरी वाइफ, अभी दूसरी वाइफ को साइड में रखते हैं, ये फर्स्ट वाइफ है, ये इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन, वो विदाउट विल वो उसकी प्रॉपर्टी की पूरी हकदार है, अकेली अपने बच्चों के साथ। और दूसरी बीवी उसकी हकदार, कोई हकदार नहीं है, बाय कोर्ट वो बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकती। जो इंसान मरा है उसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा अपना ना साबित कर सकती है, ना उसको चैलेंज कर सकती है, ना कोई कानून की नज़र में कोई हक रखती है, क्योंकि वो शादी जो उससे हुई है वो इनवैलिड है, इलीगल है, अवैध है। और जो फर्स्ट मैरिज है सिर्फ वही वैलिड मानी जाएगी, कानून सिर्फ सारे राइट्स उसी को देगा। हाँ, अगर उससे उसका डाइवोर्स हो गया हो और उसके बाद उसने शादी की है, तो फिर जो दूसरी बीवी है उसको पूरे हक कानून देता है। पहली वाइफ सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस मांग सकती है, अपना गुजारा भत्ते के लिए जो भी है कानून डिसाइड करता है, उसको वही मिल सकता है, प्रॉपर्टी में उसके कोई राइट्स नहीं होंगे। आप ये ध्यान से समझ लीजिए, फर्स्ट वाइफ तब ही चैलेंज कर सकती है जब उसका डाइवोर्स ना हुआ हो। दूसरी बीवी तब ही चैलेंज कर सकती है जब एक इंसान का, उसके पति का पहले वाली से डाइवोर्स हो चुका हो और दूसरे वाली के साथ में रजिस्टर्ड मैरिज हो चुकी हो, तो वो प्रॉपर्टी में राइट अपना शो कर सकती है, राइट रख सकती है, प्रॉपर्टी ले सकती है। अगर उसके साथ में भी शादी सिर्फ अपने कमिटेड रिलेशनशिप में है, इकट्ठे रह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी में वो भी चैलेंज नहीं कर सकती, उसको भी सिर्फ मेंटेनेंस मिल सकती है। ये दोनों बीवियों का मैंने बता दिया, पहले दोनों बच्चों का बता दिया आपको, क्योंकि हमारा जो कानून है वो एक शादी को वैलिड मानता है, उसका डाइवोर्स होता है या पहली बीवी की डेथ होती है, या तो सामाजिक तौर के ऊपर वो दूसरी शादी पूरे अपने सिस्टम के साथ में, रीति रिवाज के साथ में करता है, तो वो शादी को मान्यता दी जाएगी, या वो कोर्ट मैरिज करता है तो मान्यता दी जाएगी। लेकिन अगर वो चुपचाप कहीं पे किसी के साथ में रह रहा है तो उस शादी को मान्यता नहीं दी जाती। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग सेकंड मैरिज करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि वो अगर सेकंड मैरिज कर रहे हैं पहले वाली वाइफ से डाइवोर्स लिए बगैर, और उससे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा आपके पहले वाले बच्चों के साथ बराबर का हकदार रहेगा कानूनी तौर के ऊपर। और दूसरी वाइफ, अगर कोई औरत किसी के साथ में शादी करती है मंदिर में जाके इस तरीके से उस तरीके से, जबकि पहले वाली के साथ में उसका डाइवोर्स ना हुआ हो, तो वो शादी की जीरो वैल्यू है। वो औरत सिर्फ अपने गुजारा भत्ते के लिए, मेंटेनेंस के लिए दावा कर सकती है प्रॉपर्टी में। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन, प्रॉपर्टी में शी कांट प्रूव एनी राइट टू गेट द प्रॉपर्टी। कानूनी तौर के ऊपर उसको कुछ नहीं मिल सकता। उससे बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चे के पास में अगर एक इंसान वसीयत किए बगैर मरता है, किसी को पता ही नहीं कि उसने क्या करना था क्या नहीं करना था, वसीयत की नहीं,
तो समझ लीजिए वो बच्चा बराबर का हकदार होगा पहले बच्चों के साथ। ये बात बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मुझे कि सर इस केस में हम कैसे करें, उस केस में कैसे करें, मेरा सौतेला भाई है या मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की है, मेरी माताजी अलग रह रही थी। तो ये सारे आपके जो बातों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। जबकि ब्रदर मैंने कोई भी वीडियो अगर अभी बनानी थी तो मैंने 3 जुलाई के बाद में बनानी थी वीडियो, क्योंकि मुझे कुछ गैप चाहिए था, कुछ अपने असाइनमेंट्स ज़्यादा चल रही थी मेरी। लेकिन क्वेरीज ही इतनी आई, फ़ोन कॉल्स ही इतने आए कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ी। सेकंड मैरिज आज की डेट में क्यों मैंने इस टॉपिक को चुना, क्यों मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में ये एक जैसे होता है ना, ये ट्रेंड क्या चल रहा है, ये आजकल एक ट्रेंड ही हो गया है काम। घर पे आपके पास में वाइफ है, बंदा बाहर इंजॉय कर रहा है, या कोई औरत बाहर अपना रिलेशनशिप रख रही है। इसको अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। मैं किसी को ना तो कोई मोटिवेट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, ना मैं ये कोई अपने धर्म का कोई किसी तरीके से कोई ऐसी बात बता रहा हूँ कि जो कोई लोग हर्ट हों। जब उनको प्रॉब्लम्स आती हैं कानूनी तौर के ऊपर, फिर उनको रास्ते नज़र नहीं आते। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेकंड मैरिज अगर किसी ने करनी है तो आप अपने हक को मद्देनज़र रखते हुए आप सेकंड मैरिज कीजिए, कमिटमेंट्स लीजिए, और जो करना है ऑन डॉक्स कीजिए। जो आपसे प्यार करता है वो ऑन डॉक्यूमेंट्स भी आपके साथ में आएगा। और जो बंदे दूसरी शादी बाहर नहीं भी करते हैं, वैसे किसी का कमिटेड रिलेशनशिप है, तो ये बात दिमाग में रखिए कि आपकी प्रॉपर्टी का जो हकदार है वो दूसरी शादी से या दूसरी कमिटेड जो आपकी रिलेशनशिप चल रहे हैं उससे भी अगर औलाद पैदा होती है, आपकी औलाद, तो वो बराबर की हकदार होगी। आज के वीडियो में ब्रदर मैं सिर्फ इतना ही इसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादातर मैं कवर करना चाहता था, क्योंकि कुछ लोगों को बार बार फ़ोन के ऊपर क्लैरिफिकेशन दूं, इससे अच्छा तो एक वीडियो बना दूं। तो इसलिए मैंने ये सोच के आज एक वीडियो ये बनाई है। ठीक है, अब एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर देता हूं ब्रदर, छोटा सा पॉइंट है, वो भी लगे हाथ क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर वसीयत, मेरे पिताजी वसीयत किसी एक भाई के नाम के ऊपर करना चाहते हैं, या हमें मेरे को नहीं देना चाहते, उसको देना चाहते हैं, या भाइयों को नहीं देना चाहते, बेटी को देना चाहते हैं। तो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करता हूँ, टेक्निकल पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने दिमाग में रखिए फिर उसको। अगर माँ बाप दोनों किसी जॉब में कमाते रहे हैं, बराबर का कमाते रहे हैं, या किसी बिजनेस में हैं, बराबर का कमाते रहे हैं, तो उनमें से किसी एक ने अपने नाम के ऊपर सेल डीड करवा ली। फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉर एग्जाम्पल करके आपको समझाता हूं ताकि आपको समझने में बड़े आराम से आप समझ जाओगे। ये बहुत टेक्निकल मुद्दा है लेकिन आपका समझना ज़रूरी है, क्योंकि सपोज करो इस वीडियो को 500 लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, 49 लोगों के काम की ये चीज़ ना हो, लेकिन किसी एक बंदे के भी काम की चीज़ हो, तो मैं समझूंगा वीडियो कामयाब है मेरा। इसलिए मैं अपने दिल से पूरी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल ए और बी, राम और सीता दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, या दोनों किसी प्रोफेशन में थे, या दोनों किसी बिजनेस में थे। दोनों ने अपनी ज़िंदगी भर कमाया और कमाने के बाद में एक घर परचेज़ किया। वो घर परचेज़ करते वक्त या तो हस्बैंड ने या तो वाइफ ने अपने नाम के ऊपर रजिस्ट्री करवा ली। अब क्या होता है कि ओल्ड एज में कई बार माँ का झुकाव बेटे की तरफ हो गया, पिताजी का झुकाव बेटी की तरफ हो गया। कभी हर किसी के साथ में ऐसा नहीं होगा या नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस में, कुछ केसेस नहीं, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तो उसमें से जिसके नाम के ऊपर रजिस्ट्री है वो कहे भाई मैं वसीयत करने का पूरा हकदार हूँ, मैं तो इसको दूंगा प्रॉपर्टी, ये मेरी समय कमाई हुई प्रॉपर्टी है, मेरी सेल्फ परचेज प्रॉपर्टी है, मैं इसको दूंगा, इस औलाद को दूंगा, ये मेरा कहना मानता है, मुझसे प्यार करता है, मेरा आदर सत्कार करता है, वो अपनी फैमिली में खुश है, मैं उसको नहीं दूंगा।
लेकिन दूसरा उसका कंपेनियन स्पाउस, यानी कि अगर वाइफ है तो हस्बैंड उसका, हस्बैंड है तो वाइफ उसकी, वो चाहती है नहीं मैं तो बराबर बराबर सबको दूंगी, तो दोनों में से एक इंसान डिसाइड नहीं कर सकता, उसको भी वैलिड वसीयत नहीं माना जाएगा। अगर दोनों बराबर का कमाते रहे हैं तो वसीयत दोनों की तरफ से होगी। अगर एक वसीयत करता है, सपोज करो किसी के नाम के ऊपर रजिस्ट्री है, वो वसीयत करता है तो उसमें विटनेस के तौर के ऊपर उसका जीवन साथी, वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दूसरा भी उसमें सिग्नेचर करेगा तो उसको वैलिड माना जाएगा। माताजी कमा रही हैं, माताजी जिंदा हैं अभी, पिताजी ने अपने रहते ही वसीयत करती रमेश के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी करूंगा, भाई मेरे को, ये मेरे 3 बच्चे हैं, 3 में से 2 को नहीं दूंगा, 1 को दूंगा मैं। माताजी जिंदा है और माताजी बराबर का कमाती रही हैं, तो वो वसीयत वैलिड नहीं मानी जाएगी, उसको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि कमाई एक ही इंसान की नहीं थी, दोनों की बराबर की कमाई थी। उसके आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, दोनों की बराबर की कमाई थी, और जो कंसेंट है, जो वसीयत करने के लिए कंसेंट है, वो आप दोनों का ही जरूरी है। उस केस में यह चीज हो सकती है कि पिता ने वसीयत कर दी मैं तो रमेश को दूंगा, पिता का हिस्सा खाली रमेश को जा सकता है, माताजी अपना आधा हिस्सा दूसरों को दे सकती हैं। इस तरीके से सब सेक्शंस में कई क्लॉजेज निकलती हैं। अगर पिताजी ने अकेले ने प्रॉपर्टी कमाई है, माताजी काम नहीं कर रही थी, तो पिताजी के पास में पूरा इख्तियार है, वो किसी भी बच्चे को दे सकते हैं, सारे बच्चों को दे सकते हैं, बाहर दान कर सकते हैं प्रॉपर्टी, वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी सेल्फ परचेज प्रॉपर्टी का। सिर्फ जो उनके पिताजी की तरफ से आई हुई है, जो दादाजी की तरफ से आई हुई है, उसमें पिताजी कुछ भी नहीं कर सकते, जितने बच्चे हैं बराबर का हिस्सा जाएगा उनको। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो पॉइंट है, आपको जो मेरा कहने का मुद्दा था आपको, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई जो सेकंड मैरिज करते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और जो विल होती है उसमें अगर दोनों पति पत्नी कमाते रहे हो, तो एक इंसान अगर रजिस्ट्री अपने नाम के ऊपर करवा भी लेता है तो उसकी अकेले की विल को प्रॉपर विल नहीं माना जाएगा, वो चैलेंज हो सकती है दूसरे बंदे के सोर्स ऑफ इनकम के प्रूफ के साथ में कि वो भी कमा के उसने भी इसमें हिस्सा दिया है, वो नहीं चाहता कि एक ही बच्चे को जाए, वो दूसरे बच्चों को चाहता है। तो ये चीज़ों को आप आगे ध्यान में रखिए अपने। मेरा जो मकसद था वो ये था कि टेक्निकली आपको अगर बार बार एक एक कॉल के ऊपर मैं बताऊंगा तो शायद ना मेरे लिए भी थोड़ा कंफर्ट नहीं रहेगा। अगर इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए तो बहुत सारे लोग जिनको जो चाहते हैं कि भाई हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो, तो उनको इजीली नेट के ऊपर ही ये वीडियो से इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो सके। बाकी अब की जो नेक्स्ट वीडियोस मेरी आएंगी, मगर शायद हो सकता है कि वो आपको 20-25 दिन के बाद में ही मिले। अगर मेरी कुछ असाइनमेंट्स ज़रूरी नहीं हुई तो बीच में वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो 20-25 दिन के बाद वीडियो बनाऊंगा। दूसरा, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे 1 महीना मेरी कोई वीडियो नहीं आई है, उसके बावजूद भी जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो मैं डेली चेक करता हूं, डेली सब्सक्राइबर अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। जो मेरी एक इस लेवल के ऊपर जो मेरी उम्मीद थी, उस लेवल के ऊपर मेरे को जितना प्यार आपसे चाहिए था उससे ज़्यादा मुझे आपसे मिल रहा है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अभी कोई नया टॉपिक दिमाग में आता है तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपकी कोई नॉलेज में या कोई आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ हो कि आप चाहते हो कि उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बने, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। और आप मेरे को कभी भी शाम को 7 और 8 बजे के बीच में कॉल करके कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी टॉपिक के ऊपर, आपने रियल स्टेट के टॉपिक के ऊपर, लीगल टॉपिक्स के ऊपर आपने देनी हो, बैंकिंग फाइनेंस के ऊपर लेना हो, आपने कोई गैम्बलिंग्स, एंटी फ्रॉड या फ्रॉड्स के ऊपर कोई भी सुजेशन आपने लेना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कोई मुझसे सलाह मशवरा लेना हो तो आप ले सकते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम हो आप लोग। अब आज के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।